हेलो बच्चों। वेरी गुड आफ्टरनून। मेरा नाम शुभम सर। मैं आर्म्स एकेडमी की तरफ से बच्चों आपके लिए बहुत प्यारा सा चैप्टर क्लास 11 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है ये हमारा, जिसका नाम है बच्चों क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर। बहुत ही सुंदर चैप्टर है और बेसिक चैप्टर है। यहीं से हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत होती है। ये पहला चैप्टर है। इसके आगे हम बाकी चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं उनके बारे में थोड़ा बहुत डिटेल देखेंगे, और फिर देखेंगे नोमेनक्लेचर। जैसे कि हम सबको पता है क्लास 10th एनसीईआरटी में हम पढ़ के आए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब द कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। जो कार्बन हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं बच्चों, उनको मैं क्या बोलता हूँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऐसे मेरे लाखों ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऐसे मेरे लाखों कंपाउंड है जो कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। तो उन सबको मैं उनके जनरल नाम से तो याद रख नहीं सकता, या फिर मैं उनके कॉमन नाम से याद नहीं सकता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उनके लिए एक नोमेनक्लेचर डिफाइन करना पड़ा। मुझे क्या करना पड़ा, उनके लिए एक नोमेनक्लेचर डिफाइन करने पड़ा, जिसको मैंने बोला आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। तो इस चैप्टर में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे आईयूपैक के बारे में, ठीक है ना, किसके बारे में, आईयूपीएसी के बारे में। उससे पहले हम बेसिक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि क्या क्या हमें जरूरी पढ़ने वाला है। अब देखो बच्चों, जब साइंस पढ़ी जा रही थी, जब साइंस के बारे में देखा जा रहा था, तो साइंटिस्ट को पता था, साइंटिस्ट को क्या प्रॉब्लम हो रही थी, साइंटिस्ट ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं कर पा रहे थे। साइंटिस्ट लोग बोलते थे कि जो मेरा ऑर्गेनिक कंपाउंड बनता है वो मेरा किससे बनता है, जो चीज जिंदा होती है। जो चीज क्या नाम होती है, जिंदा होती है। तो एक साइंटिस्ट है बर्जीलियस, ठीक है ना, उन्हीं के नाम पे एक बहुत फेमस बर्जीलियस हाइपोथेसिस। तो उन्होंने एक वाइटल फोर्स थ्योरी बताई। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है बच्चों, जो नॉन लिविंग थिंग्स में प्रेजेंट होती है। किसमें, जो नॉन लिविंग थिंग्स में, जैसे हमारे अंदर एक एनर्जी है, ठीक है ना बच्चों, हर किसी इंसान के अंदर और जो भी चीज जिंदा है इस नेचर में उसके अंदर एक एनर्जी है। अगर वो एनर्जी निकल जाती है तो क्या होता है, हम मर जाते हैं। यही होता है ना बच्चों, देखो हम बोलते हैं हमारे अंदर आत्मा है, तो अगर वो एनर्जी ही है, अगर वो एनर्जी चली गई तो हम लेट जाएंगे। 8-9 घंटे में हमारे पेरेंट्स क्या करेंगे, जो भी हमारे रिलेटिव होंगे हमें विदा कर देंगे। तो भैया वो एनर्जी, और उसी एनर्जी की मदद से हमारा क्या बनता है, उसी एनर्जी की मदद से हमारा बनता है बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो अभी तक साइंटिस्ट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना पाए थे, ठीक है ना। वाइटल फोर्स थ्योरी, एक वाइटल फोर्स एनर्जी एक ऐसी ही क्या नाम है, अननोन एनर्जी थी। बट एक वूलर साइंटिस्ट थे, जर्मन केमिस्ट्री साइंटिस्ट थे, उनका नाम था वूलर। वूलर ने गलती से, देखो, गलती से एक सिंथेसिस कर दी। उन्होंने क्या किया, अमोनियम साइनाइड बना रहे थे, लेकिन अमोनियम साइनाइड को गर्म करने से उन्हें क्या मिल गया, यूरिया। और यूरिया क्या है बच्चों, मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो मैंने कंपाउंड को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड को मैंने बोल दिया ऑर्गेनिक, कार्बन हाइड्रोजन वाले कंपाउंड मेरे ऑर्गेनिक हो गए। और बाकी सारे कंपाउंड क्या हो गए मेरे, इनऑर्गेनिक। अब बच्चों देखा जाए तो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन दो एलिमेंट के कंपाउंड को पढ़ने के लिए हमने अलग से ब्रांच बनाई, जिसको हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला। तो पीरियोडिक टेबल के दो एलिमेंट को पढ़ने के लिए अलग ब्रांच, और बाकी सारे एलिमेंट को पढ़ने के लिए एक अलग ब्रांच। तो ऐसा क्या है बच्चा, जो कार्बन होती है ना, और जो कार्बन है उसकी कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जिसकी वजह से उसके इतने सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं कि भैया उन्हें हम अलग पढ़ना ही पड़ेगा। तो उनके लिए हमने एक अलग ब्रांच बनाई जिसको हमने बोला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वाइटल फोर्स समझ में आया ना, वाइटल फोर्स थ्योरी वर्जिलियस ने बोला था कि वो लिविंग थिंग्स के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है ना। और वूलर साइंटिस्ट तो उन्होंने गलती से क्या सिंथेसाइज कर दिया था, यूरिया। और यूरिया क्या था, मेरा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यूरिया सिंथेसाइज होने के बाद बच्चों होड़ लग गई, साइंस कम्युनिटी ना उसमें होड़ लग गई कि यार उसने बना दिया तो मैं भी बना सकता हूं। तो उन्होंने और रिसर्च चालू कर दी कि भैया और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, मेरे और ऑर्गेनिक कंपाउंड बने। तो वहां से हमारा स्टार्ट हुआ था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो वहां से ऑर्गेनिक कंपाउंड बनना चालू हुए थे। उसके बाद सिंथेसाइज हुआ मेरा विनेगर, जिसको मैं एसिडिक एसिड ही बोलता हूँ, फॉर्मिक एसिड मिला मेरे को, बहुत सारे कंपाउंड मिले। तो बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे क्या होते हैं, the compound that are made of carbon and hydrogen called hydrocarbon, हाइड्रोकार्बन या उसके डेरिवेटिव। the compound that is made up of carbon and hydrogen and its derivatives
कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड। या तो मेरा हाइड्रोकार्बन हो, हाइड्रोकार्बन मतलब जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन ही हो, या फिर उसके डेरिवेटिव हो, मतलब कार्बन हाइड्रोजन होने के साथ साथ क्या हो बच्चों, और बाकी कंपाउंड भी मेरे और बाकी एलिमेंट भी मेरे हों। जैसे मेरा क्या हो गया, C2H5Cl और C2H5 ब्रोमीन। तो मेरे बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये बेसिक पॉइंट ऑफ वर्जिलियस की थ्योरी क्या थी मेरी, और वूलर की थ्योरी क्या थी। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या थे मेरे, हाइड्रोकार्बन एंड डेरिवेटिव कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो बच्चों, अब जो नेक्स्ट है मुझे कार्बन के बारे में थोड़ा देखना है, ठीक है ना। टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, यहां तो मैंने ऐसे लिख दिया टेट्रा वैलेंसी। इसका मतलब क्या है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। तो पहले कार्बन की वैलेंसी डिस्कस करने से पहले ये पता होना चाहिए बच्चों हमारी वैलेंसी क्या होती है। बच्चों मेरी वैलेंसी क्या होती है, अगर मैं यहां आपसे वैलेंसी की बात करूं, अगर मैं आपसे यहां वैलेंसी की बात करूं, तो वैलेंसी क्या होगी मेरी, इट इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। किसी एटम के कितने बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है उसको मैंने क्या बोला, वैलेंसी। तो मैंने यहां बोला टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, मतलब कार्बन के 4 बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है। तो कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई, 4। अब मैं देखूंगा कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे हुई। तो मैं यहां के देखूंगा कार्बन की वैलेंसी 4 कैसे है। कार्बन क्या है, सी, और उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है मेरा 6। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है बच्चों। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिख लेंगे, जो कि मेरा होगा 1s2 2s2 2p2। ये क्या हो गया बच्चों मेरा, ये हो गया कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं वैलेंसी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात करूं, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट मेरे किसके हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। मतलब अगर मैं देखूं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसको मैंने क्या बोला, वी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये मेरा क्या है, फर्स्ट ऑर्बिट। ये दोनों कहां प्रेजेंट है, मेरे सेकंड ऑर्बिट में। आउटर मोस्ट ऑर्बिट क्या है मेरा, सेकंड। सेकंड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 2 4। अब वैलेंसी की बात करूं, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और दूसरा मैं क्या बोल सकता हूं, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मुझे यहां तो देखने को नहीं मिलेंगे, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन बनाना पड़ेगा। ये मेरा हो गया 2s, और ये मेरा क्या हो गया बच्चों, 2p। ये मेरा 2s और ये मेरा 2p। कौन सी स्टेट में है ये, जीएस। जीएस मतलब बच्चों ग्राउंड स्टेट। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। अब बच्चों कभी भी मेरा किसी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कोई वैकेंट ऑर्बिटल, ये मेरा वैकेंट बॉक्स है ना, अगर कोई वैकेंट ऑर्बिटल मुझे दिख जाता है तो हमेशा मेरा इलेक्ट्रॉन जंप होता है यहां से यहां। अब क्या होगा, ये मेरा 2s का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप हो जाएगा किसमें, 2p में। ये कौन सी स्टेट है मेरी, एक्साइटेड स्टेट। ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा जंप हो गया 2p में, तो यहां कितना बचा, एक इलेक्ट्रॉन। 1 2 3। अब देखो बच्चों यहां मुझे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, अनपेड मतलब जो पेयर ना हो। अगर मैं एक बॉक्स लू, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, तो मतलब एक पेयर कितने इलेक्ट्रॉन का है, 2 पेयर का। अब यहां क्या है, मैंने एक भरा है, तो ये अनपेयर्ड है ना, मतलब इसको पेयरिंग के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो यहां पे ऐसे कितने बॉक्स दिख रहे हैं मुझे, 4 बॉक्स। तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई बच्चों मेरी, 4। 4 वैलेंसी का मतलब क्या है, कार्बन मेरा 4 बॉन्ड बनाता है। कार्बन क्या करता है, मेरा 4 बॉन्ड बनाता है। अब बाकी कुछ और एलिमेंट की बात कर ली जाए। जैसे मैं नाइट्रोजन की बात करूं, एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन कितना होता है, 7। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। अब इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और 1 3 5। अब वैलेंसी ग्राउंड स्टेट में इसका ऑर्बिटल,
कॉन्फ़िगरेशन, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p, दिस इज 2s एंड दिस इज 2p। 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, है कि नहीं है 3 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं एक्साइटेड स्टेट की बात करूं बच्चों, तो ये एक इलेक्ट्रॉन मेरा कहीं इधर जंप होगा। अब ये जंप होने के बाद कुछ होने वाला है इसमें, देखो ये बेसिक है, ये सारा हम ऑलरेडी केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं। ये सारा मैं बता रहा हूं कि वैलेंसी क्या होती है, अपने काम के जितना मुझे काम पड़ने वाला है उतनी ही। अब मैं इलेक्ट्रॉन जंप भी करा दूं तो तब भी मेरे कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 3। तो मैं जंप कराऊं या ना कराऊं, अनपेड इलेक्ट्रॉन तो मेरे कितने रहने वाले हैं? 3। तो वैलेंसी इसकी क्या हो गई मेरी? 3। अब वैलेंसी समझ में आई? वैलेंसी क्या होती है बच्चों? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम और एलिमेंट। किसी एलिमेंट की कितने बॉन्ड बनाने की क्षमता है, उसको मैंने क्या बोला? उसकी वैलेंसी। यहां मैंने देख भी लिया। अच्छा, अब मैंने बताया था ना ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या आती है? द कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव। हाइड्रोकार्बन मतलब जिनके अंदर सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन हो, और डेरिवेटिव कार्बन हाइड्रोजन होने के साथ कोई और एलिमेंट भी आ जाए, ठीक है ना। तो रिप्रेजेंटेशन कैसे करता हूं मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का? तो पहला क्या होता है मेरा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे क्या बताता है? किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे क्या बताता है? किसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस मुझे इतनी इंफॉर्मेशन देता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से कितने कितने एलिमेंट हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का काम बस इतना होता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट कितने कितने नंबर में प्रेजेंट हैं। जैसे अगर मैं बात करूं C2H6 की, इसमें 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है। बस मुझे इतना बताता है, उससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं बताता। क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दूसरा क्या आता है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या बताता है? एक्चुअल जानकारी देता है मुझे किसी कंपाउंड की, कि किसी कंपाउंड के अंदर कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, क्या उसका क्या स्ट्रक्चर है, कैसे वो बना है मेरा। जैसे अगर मैं बात करूं C2H6 की, किसकी बात कर रहा हूं बच्चों में? C2H6 की। तो ये क्या है मेरा? एक हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसमें क्या है? CH3, CH3। ये इसका एक्चुअल क्या है बच्चों? ये इसका एक्चुअल फॉर्मूला है। समझे कि नहीं समझे? अब मैं बात करूं C2H5OH की, जहां दिखने को मिल रहा है, ये मेरा कैसे बनेगा? ये बनेगा मेरा CH3 CH2OH। तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या है मेरा? CH3 CH2OH। ये क्या है मेरा? एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये क्या हो गया मेरा? एल्कोहल। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मुझे क्या बता रहा है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बस मुझे इतनी जानकारी दे रहा है कि उस कंपाउंड के अंदर मेरा कितने नंबर ऑफ एलिमेंट, कितनी अमाउंट में और कितने नंबर में प्रेजेंट है। जैसे मैं C2H6 की बात करूं, इसमें 2 तरीके के एलिमेंट है मेरे, एक कार्बन है और दूसरा हाइड्रोजन है। कार्बन का नंबर बच्चों क्या है यहाँ पे मेरा? 2। हाइड्रोजन का नंबर क्या है बच्चों यहाँ पे मेरा? 6। तो मैंने इसको क्या बोला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। दूसरा क्या है मेरा? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मेरा क्या होगा बच्चों? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब उसका एक्चुअल रिप्रेजेंटेशन क्या है, एक्चुअल उसका स्ट्रक्चर क्या है वो बताता है मुझे। अगर मुझे किसी का एक्चुअल स्ट्रक्चर पता होगा तो उसके अंदर क्या फंक्शनल ग्रुप है, एल्कोहल है, ये क्या है, वो सब मैं उसमें से निकाल लूंगा। तो मेरे 2 तरीके के हो गए। अब तीसरा मेरा क्या होता है? कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। कंडेंस, अच्छा कंडेंस वर्ड का मतलब क्या है? उसको कंडेंस करना है, उसको छोटा कर देना। किसी चीज को कंडेंस करने का मतलब क्या? उसको छोटा कर देना, एक बड़ी बात को छोटा कर देना। तो कंडेंस का मतलब है उसको मैंने छोटे तरीके से लिख दिया। लिखने को मैं इतना बड़ा भी लिख सकता हूं, लिखने को मैं इतना भी लिख सकता हूं। शॉर्ट फॉर्म होती है ना। अब लिखने को तो मैं IUPAC का पूरा नाम लिख दूं, इंटरनेशनल यूनियन वो करके लिख दूं, और लिखने को तो मैं IUPAC भी लिख दूं, बात तो सेम ही है ना, या अलग हो गया? अब जैसे क्या नाम है? SRK, भैया एक्टर है ना, उनके नाम में लगा दिया SRK। अब शाहरुख खान भी तो बोल सकते हैं ना, SRK शाहरुख खान, हाँ मतलब जो भी है तुम्हारा DK PK। अब PK भी तो मुझे पता है ना, उसी का नाम है, अब मैं पूरा नाम ले सकता हूँ। तो कंडेंस का मतलब है किसी बड़ी चीज को छोटा कर देना। अब कंडेंस कैसे लिखूंगा? देखो मैं अगर इसकी बात करूं CH3 CH2 CH2 CH2। अब बच्चों इनमें
देखा जाए तो मिडल में जो है मेरा CH2 कॉमन है, तो मैं ऐसे लिखता हूं उसको CH3 CH2। अब कितने CH2 आ रहे हैं यहाँ पे बच्चों मेरे? यहाँ एक दो तीन, तीन आ रहे हैं, तो मैं इसको ये लिख दूं। हो गया कि नहीं हो गया? बताओ क्या दिक्कत है इसमें? बताओ बच्चों क्या दिक्कत है इसके अंदर? कुछ भी नहीं है। इसी बड़ी चीज को मैंने छोटा लिख दिया। लिख दिया कि नहीं लिख दिया? देखो तीन CH2 आ रहे थे, मैंने तीन से पहले ब्रैकेट लगाया, फिर तीन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो दूसरे वाले की बारी। अब ये देखा जाए तो इस कार्बन से दो ये मेरे CH3 कनेक्ट हैं और दो ये मेरे CH2 CH3 कनेक्ट हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूं। इसको लिख सकता हूं मैं कार्बन CH3 का होल ट्वाइस और C2H5, इसको और मैं लिख सकता हूं CH3 CH2 का होल ट्वाइस। अरे बताओ मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। अरे मैं लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं मैं। तो इसको मैंने कंडेंस फॉर्म में लिख दिया, तो इसको बोलते हैं कंडेंस स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब मेरा तीसरा देखते हैं हमारा क्या, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। अब बड़ा सा कंपाउंड ना लिख के मैंने ये लिखा है CH3 CH2 CH2 CH3, इसको मैं बॉन्ड लाइन से कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? अच्छा, कार्बन 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 कार्बन। अगर मैं ऐसा कोई बनाता हूं ना, देखो इसमें कितने कार्बन है? अगर मैं देखूं इसमें कितने कार्बन है, एक दो तीन चार, तो यहां शुरुआत हुआ एक दो, एक दो तीन और ये चार। ये क्या है बच्चों? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। देखो बच्चों, बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में जो होता है ना, मुझे हाइड्रोजन को हाइड करना होता है। सेल्फ अंडरस्टूड है भैया। इस कार्बन की अगर मैं देखूं बच्चों, इसको कलर चेंज करता हूं मैं। अगर मैं देखूं ये मेरा कार्बन है, इस कार्बन की एक वैलेंसी तो मेरी दूसरे कार्बन सेटिस्फाई हो गई है। इस कार्बन की एक वैलेंसी तो मेरे दूसरे कार्बन सेटिस्फाई हो गई है। बाकी तीन वैलेंसी मेरी किससे होंगी? हाइड्रोजन से। तो इस टाइप के फॉर्मूला में मैं हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। सेल्फ अंडरस्टूड है कि भैया हाइड्रोजन मेरा वहां पे है। बॉन्ड लाइन का मतलब एक लाइन तरीके से ड्रॉ करना मुझे, ठीक है ना? तो अब यह देखो कितने कार्बन है यहाँ पे, एक दो तीन। इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? ये हो गया। एक कार्बन दो कार्बन तीन कार्बन, होगा कि नहीं होगा? अब देखो ये 1 2 3 4। अब देखो बच्चों, इसका मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला क्या हो गया मेरा? ये। अब मैं देखो इसमें क्या बोलूंगा बच्चों? कार्बन 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 कार्बन। हो गया कि नहीं हो गया? और नहीं तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये भी तो मेरा सही है। इसमें क्या खराब, ये बताओ बच्चों? कार्बन 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 कार्बन। देखो चार कार्बन ही है ना, बिल्कुल सही। अब देखो बच्चों, इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? इसको कैसे करूंगा बच्चों? कितने कार्बन है? एक दो तीन चार पांच। एक दो तीन चार। कार्बन 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 कार्बन। एक दो तीन चार पांच। होगा कि नहीं होगा पांच? कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इसको कैसे करूंगा बच्चों में? एक दो तीन चार। देखो एक दो तीन चार। अब सेकंड पे हो गया कि नहीं हो गया मेरा ये? अभी अगर मैं यहाँ पे देखो बच्चों, इसको मैं कैसे करूंगा? करूंगा कि नहीं करूंगा ऐसे? तो मेरे जो फॉर्मूले हैं ना, उनको मैं बॉन्ड लाइन में कार्बन को हटा दो
और बाकी जितने सॉरी हाइड्रोजन को हटा दो, बाकी जितने ही मेरे कार्बन है उसको मैं लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूंगा। बस इतना ही था। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा हाइब्रिडाइजेशन। देखो बच्चों, ये बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, ये मेरा एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको मैं केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ता हूँ। बट मुझे यहाँ पे 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन से मतलब है। वो मेरे 3 तरीके कौन से हैं? sp3, sp2 और sp। देखो, हाइब्रिडाइजेशन तो एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मुझे पूरे से मतलब नहीं है। मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3 तरीके का हाइब्रिडाइजेशन से ही मतलब है, sp3, sp2, sp। तो पहले तो हाइब्रिडाइजेशन होता है क्या है? देखो, पहले तो ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। पहले तो क्या है, ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग से क्या कर रहा है, किसी कंपाउंड की शेप या फिर उसका क्या नाम है, क्या उसकी ज्योमेट्री बताने में काम आता है। अब हमें ज्यादा नहीं सीखना है, हम ऑलरेडी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। बस हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला देखना है, कैसे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है वो देखना है। अब फॉर्मूला क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन निकालने का? स्टेरिक नंबर। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन मुझे स्टेरिक नंबर से मतलब है। स्टेरिक नंबर मतलब सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ सेंट्रल एटम। अभी अगर मैं बात करूं सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। पहले तो मैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड देख लेता हूं। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक सिग्मा बॉन्ड है। अगर बच्चों मेरा कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसका मतलब क्या है, उसमें एक सिग्मा है और एक पाई है। तो एक सिग्मा प्लस एक पाई। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, उसमें एक सिग्मा है मेरा और दो पाई है। तो क्या हो गया मेरा, 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। हो गया कि नहीं? 1 सिग्मा प्लस 2 पाई। अब अगर मैं देखूं, देखो अब मुझे पहले मार्क कर देता हूं। हाँ, मुझे इस कार्बन का और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो पहले मैं इस कार्बन के अराउंड, इस कार्बन के अराउंड में क्या देख लूंगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2, 3, 4। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया, 4 सिग्मा, और लोन पेयर क्या है, 0। तो मतलब 4। अगर स्टेरिक नंबर मेरा 4 है तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर एक एस है और 3 मेरे पी हैं। ये मिलके क्या बना रहे हैं मेरा sp3 हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा, अगर स्टेरिक नंबर 4 है मेरा तो इसका मतलब क्या है, एक एस है और 3 मेरे क्या है, पी। एक एस 3 पी क्या बना रहे हैं, sp3। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, 3 और ये 4। तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया बच्चों इसका, 4। मतलब हाइब्रिडाइजेशन sp3। हो गया कि नहीं हो गया हाइब्रिडेशन sp3 मेरा? अरे बच्चा, सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड। अगर दो एलिमेंट के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो सिग्मा। अगर उनके बीच में पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड में दो बॉन्ड है ना। अगर मैं पाई बॉन्ड की बात करूं बच्चों तो दो बॉन्ड है, एक ये और एक ये। तो दो बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई। कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, 3 बॉन्ड। 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा दो पाई। चलो, कुछ और एग्जांपल देखते हैं। 1, 2, 3, 4। तो फर्स्ट कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बताओ, सेकंड कार्बन का बताओ, थर्ड कार्बन का बताओ और फोर्थ कार्बन का बताओ। अगर मैं फर्स्ट कार्बन में देखूं तो इसको मैं अगर अच्छे से लिख दूं, एच एच एच, ऐसे तो लिखा जाएगा ना भैया। अगर मैं किसी कंपाउंड को खोल के लिख दूंगा
तो ऐसे लिखूंगा ना मैं, कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, ऐसे लिखा जाएगा। अब देख लो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड है, और 0 क्या है, लोन पेयर। अब इस कार्बन की बात करो, पाई बॉन्ड मतलब एक सिग्मा, और एक सिग्मा इधर, और एक क्या हो गया मेरा, हाइड्रोजन। हो गया कि नहीं हो गया? तो कितने सिग्मा बॉन्ड है इसमें मेरे, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। अगर इसकी बात करूं, 1 2 और ये 3, तो इसमें भी क्या है बच्चों, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 0 लोन पेयर। इसकी बात करूं तो 3 सिग्मा सिंगल बॉन्ड ये हो गए और एक ये हो गया। तो कितने बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। 4 सिग्मा बॉन्ड, तो स्टेरिक नंबर क्या हो गया मेरा, 4। स्टेरिक नंबर 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका स्टेरिक नंबर क्या हुआ, 3। स्टेरिक नंबर 3 मतलब एक s और 2 p, एक s और 2 p। तो इसका क्या हो गया, sp2। अगर इसकी बात करूं तो इसमें भी कितना आ रहा है, स्टेरिक नंबर 3 मतलब sp2। इसकी बात करूं तो इसमें क्या आ रहा है मेरा, इसमें आ रहा है सिग्मा बॉन्ड 4, तो स्टेरिक नंबर 4 मतलब sp3। तो अगर मैं इसका देखूं, इसका sp3 sp2 sp2 और sp3। बाकी और क्वेश्चन देखते हैं, रुको। चलो इसके बाद चलो देखो बच्चों, ये कुछ एग्जांपल हैं जिन जिन एटम के आगे मैंने सर्कल किया है बच्चों, उन उनका मुझे क्या बताना है, हाइब्रिडाइजेशन। तो उनका हाइब्रिडाइजेशन बताने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, कितने सिग्मा बॉन्ड है उनके अंदर। अगर मैं देखूं तो ये मेरा कौन सा है, ये मेरा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है कि नहीं है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। अगर इस कार्बन की बात करूं तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, 3, और ये चौथा क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड है हाइड्रोजन से, तो मतलब 4 सिग्मा बॉन्ड। 4 सिग्मा बॉन्ड का मतलब क्या है, इसका हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp3। अगर इसकी बात करूं तो इसमें 3 बॉन्ड अंडरस्टूड है हाइड्रोजन के साथ, H H और H, 1 2 3 4। इसका भी क्या हो गया मेरा, sp3। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक हाइड्रोजन बाहर है, तो एक ये हो गया, 2 पाई बॉन्ड का मतलब एक सिग्मा एक पाई, 3। तो इसका क्या हो गया, 3 है मतलब sp2। अगर इसकी बात करूं, एक सिग्मा बॉन्ड, ये ट्रिपल बॉन्ड है बच्चों। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और 2 पाई। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है बच्चों, एक सिग्मा और 2 पाई। ठीक है, तो एक सिग्मा ये हो गया और एक सिग्मा ये हो गया। स्टेरिक नंबर 2, इसका मतलब क्या है, sp। इसकी बात करो, 1 2 3 4, कितने, 4 स्टेरिक नंबर मतलब sp3। हो गया कि नहीं हो गया sp3? अब इसकी बात करो, यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है, सेल्फ अंडरस्टूड। क्यों? क्योंकि ये क्या है, मेरा बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4, 4 मतलब sp3। इसकी बात करो, 1 2 और 2 क्या है मेरे, सेल्फ अंडरस्टूड, 3 4। तो इसमें क्या है, स्टेरिक नंबर 4, इसका मतलब ये क्या हो गया, sp3। 1 2 3, इसमें तो 3 ही सिग्मा सिग्मा बॉन्ड है, इसमें क्या है मेरे, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है। 3 सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या है, ये मेरा क्या हो जाएगा, sp2। तो बच्चों हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा बहुत तो निकालना आया होगा कि मैं कैसे निकालता हूँ हाइब्रिडाइजेशन। मुझे क्या करना है, टोटल सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है ना। अब मैंने बाकी यहाँ देख लिए बहुत सारे एग्जांपल।
देखो यहाँ पे बताया ना मैंने, इस कार्बन के बॉन्ड 1 2 3 4, 4 सिग्मा है, 0 पाई है, क्या है sp3। बॉन्ड एंगल क्या होगा इसका 109 डिग्री 28 मिनट। शेप टेट्राहेड्रल, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। लेकिन मुझे क्या काम है, मेरे को तो जीरो लोन पेयर का काम है ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। तो यहाँ पे जीरो लोन पेयर है, लोन पेयर कितना है जीरो, जीरो लोन पेयर का मतलब क्या हो गया, ये मेरा sp2 हो गया। अब इसकी देखो, यहाँ पे दो सिग्मा बॉन्ड और दो ही क्या है मेरे पाई बॉन्ड, यहाँ पे क्या है दो सिग्मा बॉन्ड दो मेरे पाई बॉन्ड, sp और ये बाकी आपके बॉन्ड एंगल वगैरह देख लो। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या है मेरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन मेरे कितने तरीके के होते हैं, कार्बन मेरे क्या होते हैं 4 तरीके के। प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी कार्बन और क्वाaternary कार्बन। कार्बन क्या होते हैं मेरे 4 तरीके के होते हैं, प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्शरी और क्वाaternary कार्बन। प्राइमरी कार्बन क्या होता है कि कोई कार्बन किसी दूसरे एक कार्बन से जुड़ा है। अगर मेरा एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा है और एक ही, अगर मेरा एक कार्बन दूसरे सिंगल कार्बन से जुड़ा है तो इस कार्बन को क्या बोलूंगा मैं, प्राइमरी कार्बन और फर्स्ट डिग्री कार्बन, ठीक है ना। अगर मेरा एक कार्बन एटम कितने से, दो कार्बन से जुड़ा है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, सेकेंडरी कार्बन। एक कार्बन कितने जुड़ा है, दो कार्बन से। और टर्शरी क्या हो गया, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, 3 कार्बन से, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, टर्शरी कार्बन। इसको क्या बोलूंगा मैं, टर्शरी कार्बन। क्वाaternary कार्बन, एक कार्बन मेरा चारों कार्बन से जुड़ा है। अगर एक कार्बन मेरा चारों कार्बन से जुड़ा है इसको मैं क्या बोलूंगा, क्वाaternary कार्बन। अब मैं कुछ कंपाउंड दूंगा, तुम्हें बताना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी कार्बन पता करो। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये कार्बन सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा प्राइमरी कार्बन। ये क्या हो जाएगा बच्चों मेरा प्राइमरी कार्बन, ठीक है। अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये एक इस इधर तरफ से देखो, एक इधर वाले कार्बन से और दूसरा इधर वाले कार्बन से, तो दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये है मेरा सेकेंडरी कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन, तीसरा ये कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा मेरा टर्शरी कार्बन। और इसकी सेम, एक ये वाला कार्बन और एक ये वाला, तो ये भी मेरा क्या हो जाएगा, सेकेंडरी कार्बन। और ये क्या हो जाएगा मेरा प्राइमरी कार्बन। हो गया कि नहीं हो गया, बहुत सिंपल था। अब देखो बच्चों मैं इसकी बात करूं तो ये वाला कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से कनेक्ट है ना, भले ही वो बाकी कितने भी कार्बन से कनेक्ट हो, लेकिन ये कार्बन तो एक ही से है, तो इसका मतलब ये क्या है मेरा प्राइमरी कार्बन। इसकी बात करो तो जिस पे मैंने सर्कल किया है तो वह एक इस कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से, एक इस कार्बन से, मतलब ये क्या है मेरा टर्शरी कार्बन, है कि नहीं है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4, ये क्या है मेरा चारों तरफ कार्बन से कनेक्ट है, तो चारों तरफ कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है मेरा 4 डिग्री कार्बन और क्वाaternary कार्बन। अगर मैं इसकी बात करूं तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, तो ये क्या हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन। एंड अगेन ये क्या है मेरा
1 डिग्री कार्बन। हो गया कि नहीं हो गया? सिंपल। अब देखो इसकी बात करो, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, मतलब कौन सा? सेकंड डिग्री कार्बन। ये भी मेरा सेकंड डिग्री है, इधर भी एक है। अगर मैं इसकी बात करूं बच्चों, अगर मैं ये जो सर्कल किया है ना अभी इसकी बात करूं, तो एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, मतलब ये जो कार्बन है तीन कार्बन से कनेक्ट है। तो जो तीन कार्बन से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलता हूं मैं? टर्शरी कार्बन। अगेन ये वाला क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी कार्बन। अगेन ये वाला मेरा सेकेंडरी कार्बन, ये वाला भी मेरा सेकेंडरी कार्बन। क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी कार्बन। अब मैं इसकी बात करूं तो एक दो तीन, टर्शरी कार्बन। ये वाला मेरा प्राइमरी कार्बन होगा। अगेन ये फिर से मेरा क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बन। ये वाला मेरा प्राइमरी कार्बन। अब देखो इसकी बात करते हैं, एक दो, दो कार्बन कनेक्ट है मतलब सेकेंडरी कार्बन। इसकी बात करो, बताओ इसमें क्या होगा भैया? एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, मतलब क्या हो गया? ये क्वार्टनरी कार्बन, 4 डिग्री कार्बन। अगेन ये क्या हो गया मेरा? सेकेंड डिग्री कार्बन। अच्छा, टाइप्स ऑफ कार्बन या डिग्री ऑफ कार्बन तो समझ में आई ना? तो डिग्री ऑफ कार्बन, अगर एक कार्बन दूसरे एक कार्बन से कनेक्ट है, इसका मतलब क्या है? वो प्राइमरी कार्बन। अगर एक कार्बन जो कार्बन है वो दो कार्बन से कनेक्ट है, तो वो क्या हो गया मेरा? सेकेंडरी कार्बन। अगर एक कार्बन तीन कार्बन से कनेक्ट है, तो वो क्या हो गया मेरा? टर्शरी कार्बन। और अगर एक कार्बन मेरा चार कार्बन से कनेक्ट है, तो वो क्या हो गया मेरा? क्वार्टनरी कार्बन। अब टाइप्स ऑफ कार्बन तो हो गया, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। भैया टाइप्स ऑफ कार्बन तो मेरा हो गया, अब मेरा क्या है? नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक होगा मेरा टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन। जो प्राइमरी कार्बन से कनेक्ट होता है उसको मैं क्या बोलता हूं? प्राइमरी हाइड्रोजन। ठीक है। जो सेकेंडरी कार्बन से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलता हूं मैं? सेकेंडरी हाइड्रोजन। अबे मेरे प्राइमरी कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे, मेरे प्राइमरी कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो मेरे क्या होंगे? सारे प्राइमरी हाइड्रोजन। मेरे सेकेंडरी कार्बन पे जितने हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे? मेरे सेकेंडरी हाइड्रोजन। अब अगर मैं देखूं टर्शरी कार्बन, तो मेरे टर्शरी कार्बन पे जितने होंगे वो क्या होंगे? मेरे टर्शरी हाइड्रोजन। और मेरे क्वार्टनरी कार्बन और 4 डिग्री कार्बन पे जितने होंगे वो क्या होंगे? मेरे क्वार्टनरी हाइड्रोजन और 4 डिग्री हाइड्रोजन। अब बताओ सब सही लिखा है मैंने? अरे गधो, ये कैसे पॉसिबल है? अरे मेरी कार्बन की वैलेंसी ही चार है, अगर मेरा एक कार्बन चार कार्बन से कनेक्ट है तभी तो मेरा वो क्या हो रहा है? 4 डिग्री या क्वार्टनरी। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर मेरा कार्बन चार कार्बन से कनेक्ट है तभी तो मेरा वो क्वार्टनरी या 4 डिग्री हो रहा है। अब भैया उसकी वैलेंसी ही चार है, कार्बन की वैलेंसी क्या होती है? 4। अब मेरी कार्बन की वैलेंसी ही 4 है, तो भैया पांचवा हाइड्रोजन कैसे आ जाएगा? वो चारों कार्बन से बॉन्ड बनाया है, तो 4 डिग्री कार्बन के साथ मेरा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। 4 डिग्री कार्बन के साथ मेरा कोई भी हाइड्रोजन नहीं होता है। अब एक एग्जांपल लिखते हैं, बड़ा सा एग्जांपल बनाएंगे, मैं सब आ जाए। अब इस क्वेश्चन में मुझे निकालना क्या है? इतना बड़ा तो बना दिया। अब मुझे देखना है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। अब अगर मैं इस कार्बन की बात करूं बच्चों, अगर मैं इस कार्बन की बात करूं तो ये मेरा क्या है? प्राइमरी कार्बन। और ये वाला कार्बन क्या है मेरा? प्राइमरी कार्बन। ये वाला कार्बन भी मेरा क्या है? प्राइमरी कार्बन। ये भी क्या है मेरा? प्राइमरी कार्बन।
ये भी क्या है बच्चों मेरा प्राइमरी, और ये भी क्या है बच्चों मेरा प्राइमरी का। अब कितने सारे मेरे प्राइमरी कार्बन हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। तो मेरे जो 6 क्या है मेरे प्राइमरी कार्बन, 6 क्या है मेरे प्राइमरी कार्बन। तो इस प्राइमरी कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, अगर मैं देखूं जो लास्ट वाला कार्बन, कहीं से भी अगर मेरी चेन या फिर कंपाउंड स्टार्ट हो रहा है, जो स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला होता है, जो स्टार्टिंग वाला या लास्ट वाला होता है वो प्राइमरी ही होता है। तो मेरा इस प्राइमरी कार्बन से कितने हाइड्रोजन कनेक्ट है, 3। तो इसके साथ भी मेरे कितने होंगे, 3। तो यहाँ पे क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन हो गए कौन से, प्राइमरी। यहाँ पे भी क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन कौन से हो गए, प्राइमरी। इसमें भी क्या हो गए, 3 हाइड्रोजन कौन से हुए मेरे प्राइमरी कार्बन वाले। इधर भी 3 हाइड्रोजन मेरे प्राइमरी, इधर भी मेरे 3 हाइड्रोजन प्राइमरी। इधर देखो, अगर बच्चों इसकी बात करूं तो ये सी एच है ना, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन क्या है मेरा प्राइमरी। अब देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 3 15 और एक 16। तो 6 जो प्राइमरी कार्बन है उसमें 16 हाइड्रोजन है जो कि क्या है प्राइमरी कार्बन के पास। अरे हाँ कि ना, अरे इस कंपाउंड में मैंने पहले क्या देखा, प्राइमरी कार्बन, कितने प्राइमरी कार्बन है, 6। उन 6 प्राइमरी कार्बन पे कितने प्राइमरी हाइड्रोजन है मेरे, 16। अब देखते हैं हम सेकेंडरी की बात करते हैं। तो ये मेरा एक सेकेंडरी है यहाँ पे, और ये मेरा एक सेकेंडरी है, क्योंकि इसमें एक कार्बन यहां से कनेक्ट है, दूसरा यहां से। तो अगर मैं देखूं यहाँ सेकेंडरी कार्बन ये भी है और सेकेंडरी कार्बन ये भी है। इस सेकेंडरी कार्बन में मेरे कितने हाइड्रोजन है, इस सेकेंडरी कार्बन में मेरे कितने हाइड्रोजन है, एक। इस सेकेंडरी कार्बन में मेरे कितने हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन, जो क्या है मेरा सेकेंडरी। अरे भैया एक ही तो बचा ना यहाँ पे, यहाँ एक ही है ना, ठीक है बिल्कुल सही। अब इसकी बात करो तो इसमें मेरे कितने हाइड्रोजन है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ना मेरा कुछ इस तरीके से है, तो यहाँ 1 2 3 4 चारों वैलेंसी सेटिस्फाई हैं, तो जो मेरा हाइड्रोजन नंबर है वहां 0 है। तो मेरे दो जो है क्या है सेकेंडरी दो जो है मेरे क्या है सेकेंडरी कार्बन, और उन दो सेकेंडरी कार्बन पे मेरे कितने सेकेंडरी हाइड्रोजन है, इसमें तो एक ही है और उसमें कितने हैं, 0। तो एक हाइड्रोजन है जो क्या है मेरा सेकेंड डिग्री का। अब टर्शरी की बात करते हैं, तो कलर चेंज कर देता हूं, बहुत खिचपिच हो गया है। एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, एक मेरा ये हो गया, और एक मेरा ये हो गया। अरे हो गया कि नहीं हो गया, 1 2 3 4। अब ये मेरा टर्शरी कार्बन, इस टर्शरी कार्बन में कितने हाइड्रोजन बताओ, 1 2 3 4, चारों बॉन्ड बना रखे हैं इसने। तो यहां क्या है मेरा 0 हाइड्रोजन। इसकी बात करो, 1 2 3, 3 बॉन्ड बना रखे हैं, ये टर्शरी है मेरा क्या है कार्बन। तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा जो क्या है टर्शरी। इधर इसकी बात करो तो एक हाइड्रोजन जो क्या होगा टर्शरी, एक ही तो होगा ना, एक ही वैलेंसी बची हुई है। इसकी बात करो इसमें भी क्या है, एक हाइड्रोजन जो कि क्या है टर्शरी। तो टर्शरी कार्बन देखो कितने हैं, 1 2 3 4। चार क्या है मेरे यहाँ पे टर्शरी कार्बन, और उन 4 कार्बन के पास कितने टर्शरी हाइड्रोजन है, एक इसके पास है, एक उसके पास है, और एक इसके पास है। 3 हाइड्रोजन क्या है मेरे टर्शरी हाइड्रोजन। तो समझ में आया बच्चों, समझ में आया कैसे किया हमने। एक बड़ा सा कंपाउंड और लिखते हैं और उसको होमवर्क में तुम लोग करना, बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये वाले कंपाउंड में मुझे क्या बताना है,
टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। क्या बताने हैं बच्चों मुझे? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। देखो यहाँ क्या था? टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी हाइड्रोजन। कार्बन एटम अटैच नंबर ऑफ कार्बन और ओनली वन कार्बन इज कॉल्ड प्राइमरी कार्बन और प्राइमरी हाइड्रोजन अटैच। सेकेंडरी कार्बन और सेकेंडरी हाइड्रोजन। कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच टू टू कार्बन एटम इज नोन सेकेंडरी, और सेकेंडरी कार्बन हाइड्रोजन एटम अटैच विद सेकेंडरी कार्बन कॉल सेकेंडरी हाइड्रोजन। तो ये वही चीज मैंने जो बताई थी ना तुम्हें बच्चों, वही चीज लिखी हुई है। एक कार्बन सिर्फ एक कार्बन से कनेक्ट है तो प्राइमरी, और उस कार्बन से जितने हाइड्रोजन कनेक्ट है वो तो प्राइमरी हाइड्रोजन। अगर एक कार्बन दो तरफ दो कार्बन से कनेक्ट है तो सेकेंडरी कार्बन, और सेकेंडरी कार्बन में जितने हाइड्रोजन है वो मेरे सेकेंडरी हाइड्रोजन। और तीसरा क्या है मेरा? टर्शरी। अगर एक कार्बन तीन तरफ कार्बन से कनेक्ट है तो वो मेरा क्या हो जाएगा? टर्शरी कार्बन। अच्छा अगर बच्चों में तुमसे पूछूं तो किसी भी एटम, किसी भी टर्शरी कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? अगर मैं आपसे पूछूं किसी टर्शरी कार्बन के पास मैक्सिमम हाइड्रोजन कितने हो सकते हैं? बहुत इजी है। कितने हो सकते हैं? अरे बच्चों टर्शरी है, इसका मतलब वो कार्बन तीन और कार्बन से कनेक्ट है। तीन और कार्बन से कनेक्ट है इसका मतलब तीन वैलेंसी ऑलरेडी उसकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। बची कितनी वैलेंसी? एक वैलेंसी बची। अब वो एक वैलेंसी हाइड्रोजन से बची, तो मैक्सिमम एक क्या हो सकता है उसमें? हाइड्रोजन। मिनिमम मेरा जीरो हो सकता है। अब क्वार्टनरी, क्वार्टनरी कार्बन का मतलब एक कार्बन एटम आगे चार कार्बन एटम से कनेक्ट है, उसको मैंने क्या बोला? क्वार्टनरी कार्बन। ठीक है ना? अब वो क्वार्टनरी कार्बन कितने हाइड्रोजन से कनेक्ट होगा? जीरो से ही होगा ना भैया। एक कार्बन चार से कनेक्ट है तो मैक्सिमम उसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, उससे ज्यादा बॉन्ड तो नहीं बनाएगा, तो वहां कोई वैलेंसी बची नहीं, तो हाइड्रोजन क्या आएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। देखो, हाउ मेनी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड 4 डिग्री, एंड हाउ मेनी प्राइमरी हाइड्रोजन सेकेंडरी हाइड्रोजन टर्शरी। तो सबसे पहले प्राइमरी कार्बन, एक, दो, तीन, चार। प्राइमरी कार्बन चार और हाइड्रोजन तीन, तीन छह, तीन नौ, और दो 12 हो गए। सेकेंडरी हाइड्रोजन एक ही है। कितने हाइड्रोजन है उसके पास? एक ही है। टर्शरी जीरो। टर्शरी तो कोई है ही नहीं ना, और हाइड्रोजन भी जीरो हो जाएंगे जब कार्बन ही नहीं, तो हाइड्रोजन क्या होंगे? क्वार्टनरी एक। इस वाले को मैंने क्वार्टनरी बोला ना क्योंकि चारों कार्बन से कनेक्ट है। तो पहला बहुत सिंपल था। दूसरा देखो, प्राइमरी कार्बन एक, हाइड्रोजन तीन, उसमें तीन हाइड्रोजन है ना। सेकेंडरी एक, दो, तीन, चार, पांच, एक दो तीन चार पांच। सेकेंडरी क्या है? पांच। और उसके बाद हाइड्रोजन कितने होंगे? पांच। पांच ही तो होंगे ना। अरे भैया एक ही हाइड्रोजन तो बचा ना इसमें, एच, 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 एच। अब टर्शरी क्या है मेरा? एक। इस वाले को मैंने क्या बोला? टर्शरी। और उसमें कार्बन हाइड्रोजन कितने हैं? जीरो। क्वार्टनरी मेरा जीरो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बच्चों मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। ओपन चेन या तो खुला हुआ हो, ठीक है ना, ओपन चेन, और एसाइक्लिक कंपाउंड। मतलब उनके बीच में कोई साइकिल नहीं है। साइकिल का मतलब क्या है बच्चों? कोई बंद टाइप के नहीं है, ऐसे ऐसे नहीं है, ओपन है ये इस टाइप के। ओपन चेन हो गया, ये साइक्लिक चेन। ओपन चेन या साइक्लिक चेन जो मेरे कंपाउंड है उनको मैंने फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड मतलब क्या? जिसमें कार्बन कार्बन
और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड, किसके बीच में? कार्बन कार्बन, कार्बन हाइड्रोजन। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या है? सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड दो तरीके के, एल्कीन और एल्काइन। आइदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो या कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो। तो ओपन चेन या एसाइक्लिक कंपाउंड को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या है? उसके बीच में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है? कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ना हो, डबल हो या ट्रिपल हो, मोर देन एक बॉन्ड होगा तो वो क्या हो जाएगा? अनसैचुरेटेड। वो क्या हो गया मेरा? एल्कीन और एल्काइन। दूसरा क्या है? क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड। क्लोज चेन और साइक्लिक कंपाउंड भी मेरे दो तरीके के होते हैं, होमोसाइक्लिक, दूसरा हेट्रो। होमो का मतलब होता है बच्चों एक जैसा, होमो का मतलब होता है एक जैसा, हेट्रो का मतलब होता है भिन्न। अगर एक जैसे कंपाउंड और एक जैसे एलिमेंट मिलके कोई कंपाउंड बना रहे हैं, अगर एक जैसे एलिमेंट मिलके मेरा कोई कंपाउंड बना रहे हैं और वो साइकिल की फॉर्म में बना रहे हैं तो उसको क्या बोला मैंने? होमोसाइक्लिक। अगर देखा जाए तो इसमें कार्बन 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 और कार्बन, ठीक है ना। होमोसाइक्लिक भी मेरे क्या हो सकते हैं? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। दूसरा हेट्रो, साइकिल तो बन रही है बच्चों, हेट्रो में साइकिल तो बन रही है, लेकिन साइकिल में कोई एक हेट्रो एटम, कोई अलग एटम भी आ रहा है, तो उसको क्या बोला बच्चों मैंने? हेट्रोसाइक्लिक। और हेट्रोसाइक्लिक भी मेरा दो हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। समझे बच्चों? हेट्रोसाइक्लिक भी मेरे दो हो सकते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है मेरा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है? A group or class of organic compound each containing same chemical properties या functional group। अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की, अगर किसी डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स की सेम केमिकल प्रॉपर्टी है, इसका मतलब क्या है? उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है, उनका फंक्शनल ग्रुप भी सेम है। फंक्शनल ग्रुप सेम है, इसी वजह से तो बच्चों में उनकी क्या है? केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। तो a group or class of organic compound each containing same functional group with increasing molecular weight constitute a homologous series। अगर मैं कोई एग्जांपल लूं तो आपके सामने बच्चों, CH3 और अगला मैंने ले लिया CH3 CH2 और CH3, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? होमोलोग हैं। क्यों? देखो इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, कार्बन कार्बन बॉन्ड ही है इनमें, उसमें भी। और क्या है? मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है। देखो जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव होमोलोगस कंपाउंड के बीच में हमेशा एक CH2 का डिफरेंस आएगा। दो कॉन्जुगेटेड होमोलोगस कंपाउंड के बीच में हमेशा एक CH2 का डिफरेंस या 14 मॉलिक्यूलर मास का डिफरेंस आएगा, ठीक है। द वेरियस मेंबर आर कॉल्ड होमोलोगस। टू सक्सेसिव होमोलोगस डिफर बाय CH2 ग्रुप और 14 मॉलिक्यूलर वेट। All the homologous can be prepared by similar method. Homologous have similar chemical properties, but there is a regular change in a physical properties like melting point, boiling point. होमोलोगस क्या होंगे? उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग होती हैं, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। क्यों सेम होती है? क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है। ऑल द मेंबर कैन बी रिप्रेजेंट बाय द सेम जनरल फॉर्मूला। हर होमोलोगस सीरीज का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो एक जैसा होगा। अगर इन दोनों की बात करूं तो इन दोनों का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। अब आप बोल रहे होगे सर कि ये हमने कैसे लिखा? आप बोल रहे होगे सर ये मैंने CnH2n+2 कैसे लिखा? ये मैंने कैसे लिखा? अब देखो बहुत सारे जो लोग करते हैं वे करते हैं, उनको हटा देते हैं कि एल्केन का क्या होता है? CnH2n+2। एल्किन का क्या होता है? CnH2n-2। एल्काइन का क्या होता है? ये होता है। मेरा काम वो नहीं है, मैं तुम्हें सीधा बताता हूँ क्या, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे जनरल फॉर्मूला लिखना है। कार्बन के लिए बच्चों में क्या लिखता हूँ? Cn। हाइड्रोजन के लिए क्या लिखता हूं मैं? H2n। अब कोई भी कंपाउंड आए तुम्हारे सामने, CH3 CH2,
CH3 CH3। इसमें कार्बन कितने हैं? 2। ठीक है ना, कार्बन 2 है तो CN। अच्छा, CN मतलब 2 कार्बन है तो C2 हो गया। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे पास? अगर कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन मेरे पास कितने होने चाहिए? 4। अरे बच्चों यही तो होने चाहिए ना। अगर मैं इसकी बात करूं CnH2n की, तो कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 3 6। तो मैं क्या लिखूंगा? CnH2n। तो ये तो नॉर्मल हो गया। अब कितने की कमी आ रही है? 2 की। तो मैंने क्या कर दिया? +2। करा कि नहीं करा? अब देखो, मैं अगर ये देखूं CH3 CH2 CH3, तो पहले क्या? CnH2n। कार्बन कितने हैं? 3। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3 3 6 और 1 8। 8 हाइड्रोजन है। तो बस 2n मतलब 6 हाइड्रोजन। कितने की कमी आ रही है? 2 की। तो मैंने 2 यहाँ पे ऐड कर दिया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, सिंपल CnH2n। कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे? 8। लेकिन यहाँ पे देखो कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 और 1 7 और 1 8। बिल्कुल सही हो गया मेरा CnH2n। अब देखो, अगर मैं बात करूं CH3 C, इस कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला क्या होगा? पहले तो सिंपल मुझे क्या लिखना है? CnH2n। कितने कार्बन है मेरे यहाँ पे? 1 2 3 4 5। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे? 10। अरे 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे? 10। देखो, 3 और 3 6 और 3 9 और 1 10। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही। और देखो, फॉर्मूला क्या है? CnH2n। कार्बन कितने हैं यहाँ पे मेरे? 4। तो 4 कार्बन के हिसाब से हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे? 8। लेकिन यहाँ पे कितने हैं? 3 और 3 6। 6 हाइड्रोजन है। अब भैया 8 हाइड्रोजन होने चाहिए, कितने हैं? 6। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 घटाना पड़ेगा। तो CnH2n-2। और देख लो, सिंपल CnH2n। कितने कार्बन है? 3। तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 6। लेकिन यहाँ कितने हैं? 3 और 1 4। -2। हो गया कि नहीं हो गया? बस मुझे ये याद रखना है, H मतलब क्या होता है? सॉरी, Cn। और H क्या हो मेरा? 2n। बाकी प्लस माइनस करते रहना। चलो और देख लेते हैं। CH3 CH2OH। फॉर्मूला क्या है? CnH2n। कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने होने चाहिए? 4। तो 2 कार्बन है, 4 हाइड्रोजन होने चाहिए। लेकिन कितने हाइड्रोजन है? 3 और 2 5 और 1 6। तो हाइड्रोजन कितने हैं मेरे? 6। तो ये गलत है। तो +2 और O। एक O था। इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। और दूसरा मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं CnH2n +1 और OH। ये भी लिख सकता हूँ मैं। अरे हाँ की ना? और देखो, ये 3। अब फॉर्मूला क्या है? CnH2n। कार्बन कितने हैं मेरे यहाँ पे? 1 2 3 4। 4 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितने होने चाहिए मेरे पास? 8। कितने हाइड्रोजन है? 3 और 3 6 7 8 9 10। हाइड्रोजन है कितने मेरे पास? 10। तो 10 हैं, उन्हें 8 चाहिए। तो यहाँ पे +2 और O। और इसको मैं दूसरा क्या लिख सकता हूँ? CnH2n +1 और OH। तो हमें बच्चों जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना है, हमें क्या याद रखना है? कार्बन को मैं कैसे लिखता हूँ? Cn। हाइड्रोजन को कैसे लिखता हूँ मैं? H2n। लिखता हूँ कि नहीं लिखता हूँ? बस मुझे इतना बताना चाहिए, बाकी प्लस माइनस करते रहो। तो बच्चों आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अब देखो, ये थोड़ा बेसिक चीजें पड़ी थी। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। तो मिलते हैं बच्चों आपसे नेक्स्ट क्लास में।